हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल होंगे बिंदास मस्त और खुश। मैं आरजे राघव लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रमेश मंडल। आप एक गायक हैं और जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत भी हैं एक निजी प्लांट में। आज हम जानेंगे आपके विषय में, सुनेंगे आपके गाए हुए गाने और जानेंगे आपके जीवन के स्ट्रगल के बारे में भी। तो साथियों, करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट रमेश मंडल जी का। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। जी धन्यवाद। रमेश जी, जैसा कि हमने सुना है आपके बारे में कि आप गायक हैं और जूनियर इंजीनियर भी हैं एक प्राइवेट प्लांट में। जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, क्या क्या स्ट्रगल रहा और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको। आप अपने बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं। जी सबसे पहले मैं आपको नमस्ते कहूँगा। और स्ट्रगल बोलने से बचपन की तो स्ट्रगल इतने सारी है, हर इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। जी। और जब हम छोटे थे, हम रायगढ़ में 82 पे बसे हैं यहाँ के। तो यहाँ हमारी जीवनी शुरू हुआ क्लास 6 से नटवर हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे अपन। तो हमारी बोर्ड दादर से नटवर स्कूल लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूरी पे है, जो हम पैदल आना जाना करते थे उस समय, आने जाने के लिए। और फिर धीरे से क्लास 8 तक पैदल 2-3 साल जो अपन पैदल आना जाना किए उतने दूर। उसके बाद एक फादर ने हमारे एक साइकिल खरीद के दिए, फिर साइकिल पे आना जाना करते थे। क्लास 10 तक साइकिल पे आना जाना किए। उसके बाद फिर 10th के बाद ITI किए टेक्निकल हैंड पे। उसके बाद फादर हमारे थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, उनकी एक दुकान थी चकरधर नगर पॉलिटेक्निक जस्ट कमला नेहरू गार्डन के सामने। तो एक छोटी सी दुकान थी, कहना चाहिए चाय बिस्किट वगैरह, चाय स्नैक, टी स्नैक्स। और फिर स्कूल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ मैं भी दुकान संभालता था। और उस समय की तो कहना चाहिए रायगढ़ पे कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था बोलने से, उतनी फैक्ट्रीज वगैरह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब जिंदल आई तब जाके रायगढ़ में थोड़ा सा लोगों के लिए, जो भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, जैसे अपने टेक्निकल बेसिस हुआ या फिर जो भी डिप्लोमा डिग्री वगैरह, तो उनके लिए रायगढ़ में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। जिंदल आई तो फिर लोगों को जॉब मिलने लगा। फिर उसके बाद जो है कि दुकान मैं भी संभालता था पढ़ाई के साथ साथ। फिर धीरे से एक बार अचानक मेरे फादर काफ़ी बीमार हो गए जी। फिर उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या है, मेरी 5 सिस्टर है, मैं इकलौता भाई। तो 5 सिस्टर में बड़ी दीदी जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब पे है अभी, मतलब सिस्टर है नर्स। तो एक अकेला हुई, जब उनकी शादी भी हो गई थी। उसके बाद बाकी चारों सिस्टर अनमेरिड थी। मेरे ऊपर सारी सबकी कंधे, मतलब मेरे कंधे पे पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो दुकान तो खैर उस समय उतनी चलती नहीं थी। फिर धीरे से जो भी था धीरे धीरे चला है, घर परिवार को देखे। बाकी सिस्टर 2-3 सिस्टर, सब सिस्टर की शादी तो मैंने की। और फिर 2 सिस्टर की शादी हुई। फिर 2002 में घर वाले मेरे शादी के लिए बहुत ज़्यादा कि अब कोई है नहीं घर पे, तुम्हारी भी शादी कर दिया जाए। फिर उस पर मैं बोला अभी तो मेरे पास कुछ जॉब भी नहीं, दुकान भी ऐसी कुछ नहीं है। तो फिर धीरे से मेरे जीजा जी पुलिस पे है, उन्होंने बोला चलो तुमको अभी प्राइवेट प्लांट वगैरह बहुत आगे, इंडग्रो सिनर्जी, तो उस समय नई नई उसकी प्लांट लग रही थी। तो बोले उसमें चलो तुमको ट्राई करते हैं, कुछ भी एक जॉब मिल जाए। तो फिर मैंने वहाँ गए, फिर उनसे बात हुए, हल्की फुल्की इंटरव्यू वगैरह हुआ। तो मैकेनिकल ट्रेड पे मेरे को कुछ जॉब मिला। बहुत स्ट्रगल भरा जीवन रहा आपका। और सच में यदि पिता का साया सर से उड़ जाता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अकेला सा महसूस होता है। और आप उन जिम्मेदारियों को बाखूबी आप निभाए हैं। सभी बहनों की आप शादी की हैं और आप एक सफल मुकाम में हैं। हम आपसे और भी जानेंगे आपके बारे में। और आपने मैकेनिकल की बात कही तो मैकेनिकल फील्ड के बारे में भी जानेंगे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। साथियों, यदि अभी आपने रेडियो धूम ट्यून किया है तो हम आपको बता दें, अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश मंडल जी। आप एक गायक हैं आप वर्तमान में जूनियर इंजीनियर के पद में कार्यरत हैं जी। गाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने सेक्टर की बात की,
ट्रेड की बात की तो आपने आईटीआई किया है मैकेनिकल ट्रेड से। जी तो ये मैकेनिकल ट्रेड है क्या और इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, जी। इसके बारे में आप हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं। मैकेनिकल ट्रेड ऐसा होता है जैसे प्लांटों में ज़्यादा यूजेस जैसे गियर बॉक्स होता है, बेरिंग्स होता है या अलाइनमेंट्स वगैरह होता है उसकी, तो उसमें बड़े बड़े गियर्स होता है। तो उसको जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको डिसमेंटल करके फिर वो जो टेक्नीशियन को उसी फील्ड में उस जॉब को देखना रहता है। जैसे गियर्स वगैरह हुआ तो गियर्स का जैसे कुछ खराबी आ जाने का उसको डिसमेंटल करके फिर उसको फिर से असेंबल्ड करना रहता है, उसको बना के जैसे उसमें जो भी पार्ट्स लगती है, बेरिंग्स हुआ या फिर बॉल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे को करके फिर जो डैमेज रहता है उसको चेंज कर दिया जाता है। फिर उसी गियर बॉक्स को फिर से नए की तरह अपन वो सारी चीज़ जो पार्ट्स होता है उसको चेंज करके फिर असेंबल्ड करते हैं। फिर जिस जॉब पे वो चलता था, जब रनिंग पे रहते थे, उस जॉब में फिर यूज हो जाता है। आपने गियर की बात की तो ये गाड़ी के गियर होते हैं नहीं, क्या? गाड़ी की गियर्स नहीं होती है। वो क्या है, उसमें गियर्स बोलने से बहुत बड़े मशीन टाइप से होता है, उसको हम लोग मैकेनिकल भाषा में गियर्स बोलते हैं। ये जैसे स्टील प्लांट में रहते हैं। हाँ, स्टील प्लांट में रहते हैं। गियर्स हुआ, कपलिंग्स हुआ, इस टाइप से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहता है जो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज है वो सब। जी। गियर बोलने से जैसे एक व्हील होता है उसमें तीत होता है, उसको भी जनरली गियर बोला जा सकता है। तो गियर टू गियर मतलब उसको कपल करके उससे उसके द्वारा उसमें स्टेप बाय स्टेप फिर वो मशीन चलती है। मतलब हम ये कह सकते हैं मशीन में यदि कोई कमी होती है या कोई परेशानी होती है, बिगड़ जाती है मशीन, हाँ। तो आपका काम उसका बनाने का हाँ, है, उसका वापस हमारा- सही सुचारू रूप से चलाने का काम है। चलाने के लिए, क्योंकि उस चीज़ को तो हम फेंक नहीं सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि लाखों की होती है, बहुत कीमती होती है। और भारत देश ऐसा है कि कोई भी चीज फेंकता नहीं है, उसको बना करके कोई भी बिगड़ी चीज हो हम उसको बना करके दोबारा उपयोग में ले आते हैं। जी, जी। और मैकेनिकल का काम भी ऐसा है। तो बिल्कुल, मैकेनिकल बिल्कुल। में केवल ये स्टील प्लांट में मैकेनिकल काम आता है कि नहीं। और भी किसी क्षेत्रों में काम आ सकता है जी ये? जी, ये क्या मैकेनिकल बोलने से एक मशीनिस्ट जो होता है तो उनके और फील्ड में हर एक फील्ड में ही काम आता है। जैसे कोई भी सेक्टर में होता है, कोई भी डिपार्ट होता है, तो मैकेनिकल में जैसे रनिंग प्लांट भी रहती है। तो अब जैसे रनिंग प्लांट कुछ प्रोसेस की जॉब रहती है, तो कहीं कुछ फॉल्ट आ जाते हैं तो मैकेनिकल के टेक्नीशियन, इंजीनियर्स उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करके उस चीज़ को फिर से उसको सही करते हैं। मतलब जहाँ मशीन है वहाँ मैकेनिक मैकेनिकल, है और जी। वो काम मैकेनिकल काम है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और आपने कहा कि आप 10th क्लास के बाद सीधे आईटीआई मैकेनिकल किए। जी। तो मैकेनिकल चुनने की क्या वजह थी? ये आप शुरू से चाहते थे कि मैकेनिकल फील्ड में जाना है या फिर परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हम मैकेनिकल फील्ड में चले गए? नहीं, पहले शुरू से तो चाहते नहीं थे और आगे कैसा एक तरह चाहते भी थे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अगर एक छोटे जैसे इससे क्योंकि हमारे इधर इतने सारे प्लांट्स फैक्ट्री आने लगा तो एक अपॉर्चुनिटी था उसके लिए कि अपन मैकेनिकल फील्ड से जाए। जैसे मैकेनिकल फील्ड में आईटीआई वगैरह में वेल्डर होता है, फिटर होता है, टर्नर होता है, तो इस टाइप से कुछ कुछ ट्रेड है जो मतलब वो सब फील्ड में आप जाने के बाद क्या है, एक छोटी सी जॉब मिल सकते हैं। छोटी बोलने से क्या, ठीक ठाक मतलब आदमी अपना एक छोटा परिवार रोजी है, रोटी चला सकता तो है, अपना परिवार उसको चला सकता है। तो ये सोच के फिर गया, मैं बोला चलो कम से कम वो चीज़ कर लेंगे तो कुछ जॉब तो मिल जाएगी, है ना। बढ़िया, आपने बढ़िया फील्ड चुना। और रायगढ़ में तो बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, बहुत सारे। जॉब की कमी नहीं है, बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि हमारे पास हुनर तो है मगर कभी कभी हमें जॉब नहीं मिल पाता जी, है। जी। और जैसा कि आपने बताया कि जीजा जी ने आपका जॉब लगाया, और ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि किसी का काम होता है हमें पहली सीढ़ी चढ़ाना, बिल्कुल। किसी का काम होता है हमें पहली सीढ़ी चढ़ाना, मगर उस सीढ़ी में हम आगे कितना दूर तक जा सकते हैं, खुद की क्षमता से कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये आपने बाखूबी करके दिखाया। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। मंडल जी, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। और जैसा कि हमने सुना है कि आप ट्रैक में गाते हैं, जी। तो ट्रैक क्या होता है, कैसे उसमें गाया जाता है, क्या उसके फायदे होते हैं और कितना आसान हो जाता है नए गायकों के लिए जिन्हें मौका ज़्यादा नहीं मिल पाता है, मगर ट्रैक के माध्यम से वो अपनी जो क्षमता रहती है, अपनी जो काबिलियत रहती है, वो लोगों के सामने दिखा पाते हैं। क्या है, जब आज से कुछ साल पहले जब ट्रैक वगैरह
बनना नहीं हुआ था, मतलब नहीं आते थे जब तब? हाँ ट्रैक जब बनी ही नहीं थी, तो उस समय क्या बचपन में शौक तो थे हमारे हमारे जैसे कुछ दोस्त यार है, तो उन लोग भी शौक रखते थे। तो मेरे जो दोस्त हैं कुछ, तो उन लोग मेरे से मतलब काफ़ी पहले से जुड़े हुए थे इस चीज़ से। तो एक बार अचानक उन लोग भी बोले यार तुम भी शौक रखते हो तो क्यों ना हमारे साथ जुड़े जाते हो। तो ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या है 3-4 लोग दोस्त हुए, तीनों चारों दोस्त इकट्ठा हुए। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ रिदम वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट है लिया जाए, टांगो वगैरह इस टाइप से होता है, तुम्बा, ढोलक और कुछ कुछ सिस्टम, जिससे कि हम लोग दूसरे के यहाँ जाते थे ताकि हम लोग आपस में एक जगह बैठ के हम लोग डेली अपने घर के पास या एक रूम लेके अपने किसी भी दोस्त यार के घर पे बैठ के उसकी मतलब प्रैक्टिस कर पाए। तो हम लोग बोले सारे चीज़ तो हो गए, लेकिन इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी तो चाहिए, जैसे कैसियो बजाने वाले, फिर ढोलक बजाने वाले, तबला जो भी है। तो फिर इतने लोगों को इकट्ठा करना भी तो मुश्किल है। फिर हम लोगों ने इस टाइप से ढूंढे, किसी लोगों को, चारों लोगों को इकट्ठा किए। फिर हम लोग कभी कभी बैठ पाते थे, कभी नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि सब उस समय जॉब में या कुछ कुछ काम से बिजी रहता था, इकट्ठा कभी हो नहीं पाते थे। कभी कभी हम लोग बैठते थे। लेकिन अब जब क्या है कराओके ट्रैक ये आने लगा, तो इसमें क्या है गाने के तो मैं समझता हूँ लगभग लोग बोलते हैं या चाहते हैं कि मैं गाना गाता हूँ या गाना गाऊंगा। तो इस टाइप से बहुत सारे लगभग 90% सभी को, जैसे हम लोगों से मिलते हैं भैया मैं भी गाता हूँ, तो भैया मैं भी गाता हूँ। इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे को कई लोगों ने देख चुका है स्टेज शो वगैरह में, जैसे शादी वगैरह होता है, सालगिरह, बर्थडे, छोटा मोटा या बड़े शादी में, तो हॉल वगैरह में। तो मैं इंस्ट्रूमेंट भी रखा हूँ। तो अपने पास ट्रैक कराओके जो होता है, तो उसमें क्या होता है म्यूज़िक, ओनली म्यूज़िक होता है, जो ओरिजिनल म्यूज़िक रहता है, और जो सिंगर का वॉइस है उस जगह को ब्लैंक छोड़ा जाता है खाली। तो उसमें क्या है अपने को वॉइस डालना रहता है उस म्यूज़िक के बीच में, और सेम म्यूज़िक रहता है, और उसमें अपना सिंगिंग का वॉइस डाल के गाते हैं। तो कई जगह ऐसा होता है कि लोगों को समझ भी नहीं आता कि हम गाना गा रहे हैं, उनको लगता है कि ओरिजिनल सॉन्ग्स बज रहा है करके। तो इस टाइप से भी मतलब रिप्लाई आता है। तो उन लोग जैसे बोलते हैं कि भैया मैं भी गाता हूँ, ठीक है गाओ, इसलिए उन लोग बोलते हैं क्योंकि ट्रैक, तो ट्रैक में क्या है म्यूज़िक नहीं तो क्या है सारे रिदमिस्ट के साथ, ढोलक, तबला, क्योंकि उनके साथ आप गाएंगे तो उनके साथ बैठ के रियाज की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाला किस टाइप से बजा रहा है, क्या स्केल दे रहा है, उसमें स्केल्स वगैरह भी होता है बहुत सारे सिंगिंग में, तो उसमें दिक्कत आती है। और इसमें क्या है जैसे हम ट्रैक में सुन लिए और जानते हैं, 1-2 बार गा लिया, फिर अपन डेली प्रैक्टिस करते हैं, रियाज में बैठते हैं 2-3 घंटा, तो हर गाने के अपने को, जैसे ये गाने हैं ट्रैक में, कराओके में, तो वो आसानी है। तो आसानी बोलने से क्या है सब कोई जो भी गाने का शौक़ रखता है, तो आज यूट्यूब वगैरह चैनल हुआ, वीडियो बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप ट्रैक गाने का मतलब बोल को अब उसको लिंक करके मंगवा सकते हैं, जो भी ट्रैक में गाना जो भी अपना गाना हो। इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीदना बहुत कठिन हो जाता है, महंगे हो जाते हैं, तो एक हमको बना बनाया ट्रैक मिल जाता है जिसमें केवल हमें आवाज़ देनी है, बाकी म्यूजिक पहले से रहती है। मगर इसमें प्रश्न मेरा ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट में गाते हैं और जो ट्रैक में गाते हैं, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है? आप क्या प्रिफर करते हैं, किसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है? ज़्यादा अच्छा तो क्या है लाइव शो वगैरह जो होता है जी, उसमें पूरे इंस्ट्रूमेंट वालों के साथ गाने में मज़ा आता है। और जैसे छोटा मोटा प्रोग्राम्स रहता है, सालगिरह से बर्थडे से वगैरह, तो उसमें क्या ट्रैक ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि आसान इसलिए है आप अकेले चले गए और इंस्ट्रूमेंट लगा है, मतलब साउंड सिस्टम लगी है, तो अकेले खड़े होकर 3-4 घंटा अपन खुद गा के प्रोग्राम निपटा के आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है बहुत बड़ा बजट भी हो जाता है, जैसे सामने वालों को हम बोलेंगे कि भैया 25-30 हज़ार लगेगा, तो उसमें क्या कैसियो बजा डायरेक्टर उनको देना है, तबले वाले को देना है, ढोलक वाले को देना है, पैड वाले को, गिटारिस्ट को, फिर फीमेल सिंगर, इस टाइप से बहुत सारे रहते हैं, तो कई लोगों के लिए बजट बहुत बड़ा हो जाता है। और कराओके में क्या है जैसे हम गए, अब जो तो खुशी से 5,000, 2,000, 4,000 मतलब खुशी से जो भी बोलेंगे तो मिल जाता है, तो उनके लिए भी थोड़ा आसानी हो जाता है। जी, मतलब आसान भी हो जाता है, लोगों को सस्ता भी पड़ता है, जी। और मनोरंजन तो होता ही रहता है। और आपने ट्रैक की बात की है तो, और आपने इंस्ट्रूमेंट बजाने की भी बात कही जी, तो आप इंस्ट्रूमेंट बजा भी लेते हैं क्या? नहीं, बजा तो नहीं लेते हैं, पर शौक था। तो उस समय ट्रैंगो होता था,
तो हमारे जो दोस्त लोग थे उनके साथ थोड़ा बहुत बजा लिया करते थे। गिटार क्या है टैंगो ये? टैंगो एक 3 तरह का जो वो होता है, मतलब ऑर्केस्ट्रा में जैसे आपको कहना चाहिए 3 पीस रहता है टैंगो की, ढोलक टाइप से जैसे लंबी सी रहती है। हाँ। 3 पीस में वो होता है टैंगो। तो आजकल तो वो सब की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, एक पैड मिल गया तो पैड में सारी इंस्ट्रूमेंट की धुन आ जाती है ना। तो वो जो तबला सीखे रहते हैं उनको बजाना, उनके लिए बजाना आसान हो जाता होगा। तबला वगैरह, हाँ नहीं, तबला थोड़ा क्रिटिकल होता है। अच्छा। इंस्ट्रूमेंट में सबसे अगर कठिन और सबसे बेटर है तो तबला है। अच्छा। जो उसकी जो धुनें है तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि तबला एक क्लासिकल चीज़ है बहुत ज़्यादा, और उसको सीखने में बहुत ही माहिर मतलब होना चाहिए, जो समय लगता है, और अच्छे से गुरु भी होने चाहिए जो हमें अच्छे से सिखा पाएं। और आपने इंस्ट्रूमेंट की बात की, और आप समय कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि आप जूनियर इंजीनियर भी हैं, प्लांट में आप जॉब करते हैं, तो कब आप समय निकाल लेते हैं ताकि आप गाने गा सकें और अलग अलग प्रोग्राम भी दे सकें? क्या है, मेरी शिफ्ट ड्यूटी रहती है 8 घंटे की। अच्छा। जैसे ABC 3 शिफ्ट होता है और एक जनरल होता है। जनरल वाले का ड्यूटी सुबह मॉर्निंग 8 से 6 तक रहता है, और हम लोग की जैसे A शिफ्ट हुआ तो 6 से 2, B शिफ्ट जो होता है वो 2 से 10, और C शिफ्ट जो होता है वो 10 से 6 मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, जैसे A शिफ्ट रहता है तो अपन ड्यूटी करके 2-3 साढ़े 3 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद क्या, फ्रेश होकर नहा वहा लिए, फिर खाना वाना खा लिए, 1 घंटा रेस्ट कर लिए, फिर शाम के बाद अपन फ्री रहते हैं। तो शाम के बाद क्या है, टाइम मिल जाता है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन A शिफ्ट रहता है, तो 2 दिन अपन शाम के बाद 3 घंटा 4 घंटा घर पे रूम के अंदर लॉक करके अपन बिल्कुल बैठे रहते हैं, अपना गाने का जो भी रियाज प्रैक्टिस जो भी होता है, तो सारी चीज़ में हम उसमें भिड़े रहते हैं। और B शिफ्ट में सुबह मिल जाते हैं, लेकिन उस दिन नहीं बैठ पाते हैं, क्या फिर ड्यूटी जाने का भी टाइम रहता है। मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। बिल्कुल, एकदम तनाव तो रहता ही नहीं है। और घर में कैसा माहौल रहता है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ऑर्केस्ट्रा में बैठे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी तो कभी कभी ऐसी हो जाता है कि जैसे दिन में कभी छुट्टी रहता है तो रेस्ट वगैरह, तो जैसे फ्राइडे थर्सडे को मेरा रेस्ट रहता है, गुरुवार, तो साईं बाबा का मैं बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा भक्त हूँ, और नई में 14-15 साल तो बड़े छोटे होते नहीं, भक्त होते हैं। तो 14-15 साल हो गए कंटिन्यू उनका फास्ट रखता हूँ। और शाम को जो उड़दाना साईं मंदिर है वहाँ 3 घंटा जाके सेवा बिताता हूँ साईं मंदिर में। तो इस तरह मेरा जीवन है। मम्मी जी की आपने बात कही है, तो मम्मी जी को तो भजन सुनने पसंद होंगे। हाँ, भजन तो पसंद है, वैसे तो पसंद रहते हैं बुजुर्गों को। और मम्मी है तो माँ को, फिर जैसे कभी बैठ गया हूँ तो 3-4 घंटा फिर मम्मी आके दरवाजा खटखटाती है, बोलते हैं तेरे को भूख वूख नहीं लगता, खाना वाना नहीं खाएगा, पागल हो गया क्या, इस टाइप से भी कभी कभी हो जाता है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है जी। तो आपकी मम्मी का पसंदीदा गाना या गजल या भजन कौन सी है? नहीं, पसंदीदा भजन क्या है, वैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो कभी सामने आके बोली नहीं है। अच्छा। है ना, क्योंकि मेरा अलग रूम है, अलग रूम में रहता हूँ। और पसंद है उनके भी भजन, तो पुराने बंगाली हम लोग, तो उनको बंगला जो सॉन्ग्स है उनकी जो समय की पुरानी, वो सब कुछ गाने मतलब भजन वगैरह उनको पसंद होंगे। आज तक उनसे उस टाइप से बात नहीं हो पाया कि अच्छा, आपने बंगाली की बात की, तो अधिकतर हम देखते हैं कहीं टीवी शो में भी सबसे ज़्यादा कला, और ख़ास तौर से संगीत में हम बात करते हैं तो उनके अंदर होती है। तो वहाँ की मिट्टी में कुछ खास है कि ये गॉड गिफ्टेड आपको मिल जाती है कला? खैर, ये तो कहना मुश्किल है, मिट्टी में खास है या गॉड गिफ्टेड तो होता ही है। बगैर उनके गिफ्ट के कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ों में, गॉड गिफ्टेड। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गॉड गिफ्टेड इसलिए लोग उनको बोला जाता है, जो गॉड गिफ्टेड का कहना, जो कुछ नहीं सीखे हो और उनके अंदर वो देन आ गया। जैसे हमारे किशोर कुमार जी थे, शास्त्रीय संगीत सीखे नहीं थे, तो बगैर सीखे तो मतलब उतने बड़े आर्टिस्ट बनना, मतलब आज के लिए दुनिया में, पूरी दुनिया में शायद ही कोई होंगे, है कि बहुत नहीं? बड़ी बात हो जाती है, कठिन बात हो जाती है। वो सब इसीलिए उनको वो सब चीज़ों को गॉड गिफ्टेड बोला जाता है, मेरे हिसाब से, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही बात कही आपने। और भाभी जी जो हैं घर में, आपकी श्रीमती जी, उन्हें सुनना पसंद है क्या? वो भी ट्रैक में गाती हैं? नहीं, वो गाती तो नहीं, ऐसे गाने तो मैं बताया ना आपको कि ऐसा कोई नहीं इंसान होंगे जो छोटे से लेकर बड़े तक की गाने ना गाता हो, ना गुनगुनाता हो, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि संगीत ही ऐसा चीज़ है
जो दिल से निकलता है। और मैं समझता हूँ लोग कभी भी खाली रहे या तकलीफ में रहे, जरूर अंदर से कुछ गुनगुनाते हैं, गाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हल्का हो जाए उनको लगता है। तो ये चीज़ें तो है। और मिसेज को ऐसा है कि उन लोग तो खैर डेली लगभग जब भी मैं बैठता हूँ उन लोग सुनते ही हैं। दरवाज़ा बंद रहता है उसके बावजूद बाहर तक तो आवाज़ आनी, आसपास के लोगों को भी आवाज़ जाती है काफ़ी दूर तक। बड़ा सिस्टम रखा हूँ मैं भी ट्रैक के लिए। ऐसा कभी होता है कि श्रीमती जी नाराज हो गई हो और फिर आप गा करके उन्हें मना रहे हो? नहीं, ऐसा तो नौबत नहीं है, गाने से मनाने वाली नौबत नहीं आई। अच्छा, मतलब भले नाराजगी और चीजों में होती होगी, गाने से नहीं होता है। अच्छा, नहीं, गाने से नाराज नहीं होते हैं हम, गाने से उन्हें मनाते हैं। वो हो सकता है कि नहीं और कारणों से नाराज हुई हूँ कि आप मार्केट नहीं ले जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर कोई गाना गा के आप मनाते हो उन्हें। वैसा तो नौबत नहीं, कभी ऐसा आ भी जाता है तो गाना तो खैर गा भी देते हैं, तो फिर उसने हंसने लग जाती है, बोले इसकी जरूरत ही नहीं है। इस टाइप से तो बहुत कम नौबत आती है। चलिए, बढ़िया है। तो अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश मंडल जी। आप बहुत बढ़िया गीत गा रहे हैं, और गाने से पहले हम आपसे चर्चा कर रहे थे ट्रैक की, घर में गाने की, भाभी जी की भी चर्चा हुई। और गाने से पहले आपने अलग अलग टाइम बांटा कि शिफ्ट में हम जाते हैं तो प्लांट में इतने समय 2-3 घंटे हम आराम करते हैं, फिर 2-3 घंटे हम रियाज करते हैं। तो इन सब के बीच में, और आपने कहा दरवाज़ा बंद करके आप गाते हैं, तो परिवार को कैसे समय दे पाते हैं आप, और कितना समय दे पाते हैं? परिवार को समय क्या, अब घर में रहता है तो परिवार के साथ ही है। अच्छा। है ना। और मिसेज को ऐसा कोई शौक है नहीं ज़्यादा कुछ कहीं आने जाने की। हाँ। और फिर मेरी एक बेटी है, इस साल 12th में है। अरे वाह। तो क्या है, जो भी टाइम मिलता है तो मेरा तो टाइम जैसे उसी दिन उसी में बीत जाता है। जैसे उनको स्कूल छोड़ना, बाकी दिन साइकिल पे जाती है, तो जैसे मंगल बुध गुरु ऐसे 3 दिन पापा आप छोड़ा करो बाइक में, तो फिर उसको छोड़ कर जाता हूँ, फिर लेने आता हूँ। लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। अच्छा। वो 3 दिन मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, ना टाइम से खा पाता हूँ। मतलब कभी कोई ऐसा मिसेज बोलेगा तुम तो अरे जाने देते उसको साइकिल पे, तो बोलती है फिर मेरी बेटी नहीं नहीं क्यों नहीं जाएंगे पापा, एक 3 दिन मेरे को छोड़ा करेंगे, पापा के साथ जाती हूँ स्कूल, मेरे को कैसा अच्छा लगता है। इस टाइप से हो जाता है। और मिसेज को तो ऐसा है कि वो सुबह 5 बजे उठती है, 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा ये वगैरह जो भी रहता है, बहुत सारे टाइम उसके पास। बच्चों को एक ही बेटी है, लेकिन उसमें इतना बिजी हो जाती है कि उसको भी टाइम नहीं मिल पाता है। और बहुत कम कहीं आना जाना होता है, घूमने के शौक़ उसे भी नहीं है। और फिर ड्यूटी, फिर इस टाइप से कभी कभी मतलब कहीं बाहर जाना रहता है तो फिर छुट्टी वगैरह लेके जाते हैं। और रायगढ़ में बोलने से अपने शहर में तो बहुत कम, उसको जैसे मम्मी भी बोलती है कहीं घूमने जाया करो, नहीं नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो इस टाइप से है। तो कोई मतलब ज़्यादा घूमने फिरने में आप ज़्यादा समय वहाँ बर्बाद नहीं करते हैं, घर में ही जो समय आप दे दिए हैं। और आपने कहा कि गुड़िया आपकी बेटी 12th क्लास में है, और साथियों आप तो मंडल जी को देख नहीं पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, आप बहुत ही फिट हैं, स्वस्थ हैं। और ऐसा होता है कि इस उम्र में आने के बाद लोग थोड़ा सा फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, थकान सी उनको महसूस होने लगती है, और आप बिल्कुल फिट हैं। तो आप अपनी फिटनेस का राज हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं। ये बहुत अच्छी सवाल है आपकी। खाली आपकी कहना नहीं, जो भी है मेरे बहुत सारे दोस्त यार मित्र, जैसे प्लांटों में भी, और रास्ते में कोई कभी कभी कोई अचानक मिल जाते हैं जो पुराने मित्र काफ़ी सालों में, तो वो भी बोलते हैं चीज़, बोले अभी जब से तुमको मतलब आज से 30 साल पहले देखा हूँ, जैसा आज भी आप ऐसे लगते हो, क्या राज है? च्यवनप्राश खाते हैं क्या राज है? तो मैं ये बोलता हूँ राज तो ऐसा कुछ नहीं है, और मैं फिट रहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। पर ये नहीं मतलब तो एक भगवान वही जाने वाला वही बता सकता है कि क्या राज है। हो सकता है उसी का देन है जो आज ऐसा हूँ, मैं बोलता हूँ। या फिर आपकी दिनचर्या भी है, आप गीत गाते हैं तो उसमें भी मस्तिष्क जो आपका माइंड एक्टिव रहता है, आप प्लांट जाते हैं तो वहाँ भी फील्ड वर्क हो जाता है। फील्ड वर्क तो रहता है अपने आप में ये एक कठिन काम हो जाता है, शरीर फिट रहता है। मगर साथियों यदि आप कहीं फील्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो योगा जरूर करते रहना चाहिए। योगा करने से शरीर भी फिट रहता है और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। हम आगे आपसे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। और जैसे फिटनेस की बात आई है, आप कुछ नहीं करते हैं, अपने आप आपके हिसाब से हो जाती है बातें। तो मान लीजिए कभी खाने में हम अधिकतर देखते हैं जो भी म्यूजिशियन रहते हैं बहुत परहेज करते हैं, खट्टा नहीं खाना है, गला खराब हो जाएगा, ये नहीं खाना है, ये खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आप परहेज भी करते हैं क्या? परहेज तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, पर यह है पहले नहीं ध्यान देते थे, अभी जैसे थोड़ा ये जब से मतलब रियाज करने लगा हूँ, ट्रैक वगैरह लेके जब आने लग गया, तो
थोड़ा सीरियसली हो गया अभी पहले से ज़्यादा। पहले ये सब चीज़ों जैसे अब थोड़ा पानी को गर्म करके या मतलब बॉयल करके उसको फिर ठंडा करके बॉटल में, आजकल ज़्यादा घर पे वही पानी यूज़ होता है मेरे लिए खास करके। और जैसे ठंडा चीज़ बहुत कम खाता हूँ, और खट्टा तो खाता हूँ लेकिन बहुत कम। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कलाकार को ये नहीं खाना चाहिए, इतना तो खैर अपन जानते नहीं और ध्यान भी नहीं दिए, मतलब खाने के लिए खाते हैं। अब वैसे भी अपन क्या है उस एज पे है नहीं कि वो आगे बहुत बड़ा सिंगर बनना है कुछ, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने एज के हो गए और जो भी अपने लाइफ में मिल जाए अभी 5-10 साल तो ये हमारे लिए बहुत है। क्या ये ना, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि आप सोनू निगम जी को मानते हैं, जी। तो क्या खास वजह रही कि सोनू निगम को आप अपना आइडल मानते हैं, और क्या खूबी उनकी है जो आप पसंद करते हैं, जी। और क्या उनके एक ऐसे गुण हैं जो चाहते हैं कि आपके अंदर भी आ जाए वो इसलिए क्योंकि पहले तो हम नहीं जानते थे, आजकल मीडिया काफ़ी हुआ है मतलब, तो मीडिया अभी- का जमाना है, हाँ, सोशल मीडिया का सोशल जमाना है। मीडिया का ज़माना है, फिर उनकी ट्वीट वगैरह बहुत सारी चीज़ बाद में मिला, तो क्योंकि उनकी लाइफ जो है बहुत स्ट्रगल लाइफ है। जी। और वैसे तो एक मध्यम वर्ग परिवार से थे, और बचपन से उनके भी विद्या वगैरह मिली, उनके फादर भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाते, उनकी मदर फादर, तो बचपन में ही वो एक स्टेज शो वगैरह भी किया था, क्या हुआ तेरा वादा, सुना था कि वो मतलब 5 या 7 साल के एज में उस गाने को ने गाया था। और उसके बाद जब बड़े हुए फिर दिल्ली में आए इन लोगों ने, शायद वहाँ से जो भी पहले रहते उतना तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मतलब जब वो लगा कि मैं गा सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ, फिर बहुत सारे स्टूडियो के चक्कर लिए उन्होंने, बहुत सारे जी मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन से मिले गाने के लिए, और काफ़ी मतलब स्ट्रगल करने के बाद जाके उनको भी मौका मिला। आप उनके स्ट्रगल से प्रभावित हुए कि कैसे खुद स्ट्रगल करके संघर्ष करके उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है? जी, तो संघर्ष करके हासिल करने में क्या, इसलिए स्ट्रगल करके अच्छा लगता है क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत, मैंने अपने जीवन में भी बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ जी मतलब देखा, संघर्ष। तो कोई चीज़ संघर्ष करके मिले ना तो उसकी जो खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उस चीज़ का। पका के खाने में अलग मजा है, और पका पकाया मिल जाए तो अलग बात होती है। तो उनके जो उस समय के गाने थे सोनू निगम जी के, तो उन्होंने रफ़ी की यादें बहुत गाने गाए, तो रफ़ी जी के गाने भी बहुत सारे हैं जो हम लोग मतलब अपने को भी बहुत अच्छा लगता था। तो जब रफ़ी जी को गाना को हमने सुना तो हमें लगा रफ़ी जी की सॉन्ग्स आए, बाद में पता चला कि इस गाने ने सोनू निगम ने फिर से यादें उनके गाने मतलब रिकॉर्डिंग हुआ, तब जाके फिर सोनू निगम को भी जाना हमने, अरे इतने अच्छे सिंगर्स है, फिर धीरे धीरे फिर वो अपने दिल में बस गए। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और किसी को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, उनके जैसे बनने की कोशिश करना चाहिए, हो सकता है आप उस कोशिश में कामयाब हो जाएं और अपने आइडल से भी ज़्यादा बेहतर आप काम कर सकें। आपसे बात करते करते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत बढ़िया आपने गाने भी सुनाए, और जाते जाते कोई एक संदेश जो आप रेडियो धूम के माध्यम से रेडियो धूम सुनने वालों को, और जो करियर बनाना चाहते हैं चाहे म्यूजिक के क्षेत्र में हो या फिर मैकेनिकल क्षेत्र में हो, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आखिरी संदेश ये देना चाहूँगा कि रेडियो जो है बहुत अच्छा माध्यम है लोगों के लिए, और आजकल बहुत काफ़ी समय तक उनकी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक, तो उसको सुन के भी अब बहुत सारे उसमें अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आती है, खबरें भी उन लोग बोलते हैं, जिससे कि अब अपने लाइफ में कुछ सुधार भी ला सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो और आपको अगर कुछ बनना है, कोई एक एम बना के तो रहना पड़ेगा, एक एम दिशा होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और उसमें अडिग रहना चाहिए। और उसको ऐसा नहीं कि एम बना दिशा बना और अपन उसको ऐसी नॉर्मली ले, नहीं, उसको एकदम मतलब स्ट्रिक्टली उस चीज़ को, और सच्ची लगन, मेहनत, ये दोनों चीज़ होना बहुत आवश्यक है। मेहनत तो काफ़ी कठिन मेहनत की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, और वो भी दिल से एकदम लगन से, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। नहीं तो फिर उनके लिए वो ऐसी मतलब कोई मतलब नहीं, हाँ कि मैं कर रहा हूँ हर चीज़ है, बाकी वो सामान्य जीवन ही चलते चले जाएगा। और जो उनकी जो एक सोच होगी कि मैं बहुत ऊपर जाना है, तो फिर मुश्किल है उनके लिए। जी, तो आपका कहना यह है कि रियाज करते रहना चाहिए उसमें, यदि आप म्यूजिक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेहनत लगन करते रहना चाहिए। बिना लगन के यदि हम कोई काम करते हैं, तो यदि हम उस काम को करते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। और आपने एक बात बहुत बढ़िया कही कि जानकारियाँ मिलती रहती हैं। रेडियो धूम एक इंफोटेनमेंट स्टेशन है जहां जानकारियों के साथ हम मनोरंजन का भी ध्यान रखते हैं।
इंफोटेनमेंट मतलब इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, इसको हम कहते हैं इंफोटेनमेंट। तो मंडल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम में आने के लिए, गेस्ट ऑफ द डे में शामिल होने के लिए और अपनी राय, अपना संघर्ष, अपने गाने हम लोगों को सुनाने के लिए, बताने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे रमेश मंडल। आप एक गायक हैं और आप जूनियर इंजीनियर भी हैं। और हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा दीपक का। इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने और प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे के प्रस्तुत करते थे रमा शंकर शुक्ला। तो साथियों, इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में।